हेलो एवरीवन। क्लास 12th की क्लास में सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्परेरी साउथ एशिया। हम सब एशिया में ही निवास करते हैं, विशेष रूप से साउथ एशिया में ही निवास करते हैं बच्चों। हमारा भारत देश दक्षिणी एशिया का एक हिस्सा है। तो दक्षिणी एशिया की पहचान भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र के रूप में की जाती है जो पूर्व सोवियत संघ और चीन के दक्षिण में हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व दिशा में म्यांमार और पश्चिम में अफगानिस्तान है। इस प्रकार दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका देश सम्मिलित है। दक्षिण एशियाई राज्यों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उद्देश्य था शीत युद्ध के दौरान गुटबंदी से स्वयं को दूर रखना। और 20वीं शताब्दी से पहले भारत और फिर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण के बाद अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, तो इस क्षेत्र की तरफ भी विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस क्षेत्र में एक और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, दूसरी ओर विश्व के सबसे निर्धन और अविकसित देश, और इन देशों में कई तरह के विवाद चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। इस क्षेत्र में एक तरफ स्वतंत्र देश जैसे भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, तो कहीं पर नदियों के जल के विभाजन को लेकर के विवाद बना है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के देशों में आंतरिक विवाद भी है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष इसका उदाहरण है। इसलिए दक्षिणी एशिया का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना जाता है एवं विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र अपनी इस तरह की संवेदनशीलता के कारण विश्व के लिए संकट की आशंका वाला क्षेत्र है। तो वास्तव में दक्षिण एशिया है क्या बच्चों? दक्षिण एशिया भारी विभिन्नताओं वाला देश है। इस क्षेत्र में लोगों के बीच सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषाई भेदभाव पाए जाते हैं। सामान्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 7 देशों को इंगित करने के लिए दक्षिणी एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का क्षेत्र उत्तर की विशाल हिमालय श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में की बंगाल की खाड़ी से एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। इस क्षेत्र में देशों के बीच सीमा विवाद, नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अलावा विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन कारणों से दक्षिण एशिया का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। यदि दक्षिण एशिया के लोग आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। दक्षिण एशिया के 7 प्रमुख देशों ने मिलकर के यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, इन्होंने मिलकर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की, जिसे सार्क या हिंदी में दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, सार्क की स्थापना की। और इसका पहला सम्मेलन 1985 में ढाका में संपन्न हुआ। दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है
जिसमें कई तरह के मौसम हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण अनेक प्रकार की वन संपत्तियाँ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते। आर्थिक, सामरिक और संसाधनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर के दामन में स्थित होने से यह क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका को एशिया व ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है और प्रशांत महासागर के रास्ते यह क्षेत्र अमेरिका से भी जुड़ जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। 2007 में जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान की भी भागीदारी रही। चीन इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक भूमिका निभाता है, पर वह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार दक्षिण एशिया एक सजातीय समूह है। सजातीय का मतलब होता है बच्चों सामान्य पहचान, जहाँ एक जैसा माहौल पाया जाता है, एक जैसे प्रासंगिकता पाई जाती है, स्थिति परक, संबंध परक एक जैसा पाया जाता है, उसे हम सजातीय के नाम से संबोधित करते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक प्रणाली। दक्षिण एशिया के देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है बच्चों, अलग अलग प्रणाली पाई जाती है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के कारण भारत श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद से आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्रता पूर्वक कायम है। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है और यही बात श्रीलंका पर भी समान रूप से लागू होती है, यानी भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद सन 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ और सन 1999 में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पदच्युत करके, यानी पद से हटा करके अपने आप को वहां का शासक बना लिया। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दबाव के कारण जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करवा लिया। सन 2007 के अंत में मुशर्रफ ने सेना प्रमुख का पद छोड़ दिया और जनवरी 2008 में चुनाव करवाने की घोषणा की, लेकिन 2007 में ही एक चुनाव रैली में बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में फरवरी 2008 में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और यूसुफ रजा गिलानी को 31 मार्च 2008 को तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। 2008 में आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? श्री इमरान खान जी हैं। तीसरा है बांग्लादेश। सन 1990 में बांग्लादेश में जनता के बढ़ते दबाव के कारण सैनिक शासक इरशाद को अपना पद छोड़ना पड़ा। सन 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। इसके पश्चात एक बहुदलीय और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र आया, जो आज भी बांग्लादेश में कायम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शीत युद्ध के बाद के वर्षों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। नेपाल में अप्रैल 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, राजतंत्र जहां राजा ही देश का प्रमुख होता था और इस बात का खतरा बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा, लेकिन अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ और यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। राजा की हैसियत न के बराबर रह गई। तब से आज तक नेपाल में भी लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था कायम। भूटान में
सन 2007 तक राजतंत्र शासन रहा। अभी मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया, तो राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का शासन हुआ करता। सन 2007 में यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत की और मार्च सन 2008 में भूटान में निष्पक्ष चुनाव हुए। इन चुनाव के साथ ही भूटान में 100 वर्षों से जो राजतंत्र था उस राजशाही शासन का अंत हो गया और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हो गया। छठा है मालदीव। सन 1968 तक मालदीव में भी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था रही। सन 1968 में यह गणतंत्र बना और यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, लोकतंत्र को नहीं अपनाया बल्कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा रहा। और सन 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई। तो इन विवेचनों से क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि शीत युद्धोत्तर काल में, शीत युद्ध के बाद का जो काल है, शीत युद्धोत्तर काल में दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र को अपनाने की मुख्य प्रवृत्ति रही है। यही कारण है कि वर्तमान में इस क्षेत्र के 7 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। इन देशों के लोग शासन की निजी किसी और प्रणाली के स्थान पर लोकतंत्र को वरीयता देते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के जन आंदोलन इसके प्रमाण। अब हम दक्षिणी एशिया का कुछ घटनाक्रम जान लेते हैं। हालांकि आगे जो पढ़ाऊंगी उससे संबंधित ज़्यादा है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। अब जितने देश अभी हम लोगों ने जाने दक्षिण एशिया के, इनके बारे में आगे हम इनमें इनका लोकतंत्र के बारे में इनका अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, फिर उसके बाद पाकिस्तान में किस प्रकार लोकतंत्र स्थायी हुआ या नहीं हुआ, नेपाल में राजतंत्र पहले था फिर लोकतंत्र, एक एक करके इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 1947 से शुरू करते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत, और बल्कि कहना चाहिए भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए 1947 में। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदय हुआ। सन 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और कश्मीर मामले में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। तो पहला युद्ध बच्चों भारत पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? 1948 में हुआ। 1954-55 में शीत युद्धकालीन सैन्य गुटों यानी सीटो और सेंटो में पाकिस्तान शामिल हो गया। 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ। भारत और चीन के मध्य अब तक एक ही बार युद्ध हुआ है, और कब हुआ बच्चों? 1962 में। 1965 में दोबारा भारत पाकिस्तान, पहला हुआ था भारत पाकिस्तान में 1948 में, दूसरा हुआ 1965 में। 1966 में भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। 1968 में मालदीव में गणतंत्र की स्थापना हुई और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। 1971 में दिसंबर माह में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, यानी 1971 में तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ। उसके पहले तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था। बांग्लादेश कब अलग हुआ पाकिस्तान से? 1971 में अलग हुआ और एक स्वतंत्र देश बना। 1972 में शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। 1974 में मई माह में भारत ने पोखरण, राजस्थान राज्य के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता मिली। 1985 में दिसंबर माह में ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन का यानी सार्क का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1987 में भारत श्रीलंका के मध्य समझौते हुए, जिसमें भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान प्रारंभ हुआ।
1988 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक दूसरे के परमाणु केंद्रों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1988 से 91 के बीच नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 98 यानी 1998 में मई माह में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। 1999 में फरवरी माह में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा और शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए और 99 में ही भारत पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध हुआ बच्चों, भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 2001 जुलाई माह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के मध्य आगरा बैठक असफल रही। 2004 में 12वें दक्षेण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि सेफ्टा पर हस्ताक्षर हुए। 2005 में मालदीव में बहुदलीय सम्मेलन की स्थापना हुई। 2006 में नेपाल में सफल जन विद्रोह में लोकतंत्र की बहाली हुई। नेपाल नरेश के अधिकारों में अत्यधिक कमी की गई। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा 1 जनवरी से प्रभावी हुआ 2006 से। 2007 में दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% तक कम कर दिया गया। अफगानिस्तान को दक्षेश का सदस्य बना लिया गया, यानी अभी तक 7 सदस्य थे, अब 8 हो गए। और 2014 में 18वां दक्षेश सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। तो इस प्रकार ये एक जनरल ब्रीफ था कि कौन कौन से दक्षिण एशिया में 1947 से अब तक जो घटनाक्रम हुए ये क्या थे। आज जितना पढ़ाया बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, दक्षिण एशिया में किन देशों को इंगित किया जाता है। दूसरा, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। ये वैसे तो मैंने नहीं बताया आपको, उसमें बोलते समय नहीं बताया है, लेकिन अगर आप भारत में ये दक्षिण एशिया के नक्शे को देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि 2 सबसे छोटे देश हैं, मालदीव और भूटान। दक्षिण एशियाई देशों की जनता किस प्रकार के शासन को वरीयता देती है? ये है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? और दक्षिण एशिया के 2 ऐसे देश जहां पहले राजतंत्र था। तो बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे दक्षिण एशियाई देशों के बारे में। तो सबसे पहले पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।